अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने कौन से 2 ड्रग को बैन करने का अभी निर्णय लिया है, मतलब बैन किया गया है अभी। ठीक है, तो कोई भी ड्रग कब बैन किया जाता है? हार्मफुल हो, है ना, जब वो हार्मफुल हो किसी के लिए भी, ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए, दोनों के लिए। और जब वो ऐसे एनिमल के लिए हार्मफुल हो जिस एनिमल का हमारे इकोसिस्टम में कोई रोल है, तो वो बैन हो जाता है। देखो, जो ये कीटोप्रोफेन है और एक्लोफेनेक है, ये ड्रग्स एनिमल को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे बोवाइन एनिमल हो गए, जैसे कि बफेलो है या काउज है, ये कैटल जो हो गए, मेनली कैटल को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो अभी रिसेंट में नहीं, 4-5 साल से ये चल रहा था कि इन ड्रग्स की यूज की वजह से जो वल्चर हैं, गिद्ध, वल्चर तो देखते हैं, गिद्ध, तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। और गिद्ध को क्या कहा जाता है? नेचुरल डिकम्पोजर। गिद्ध क्या करता है? वो जो लाइव चीजें होते हैं उन्हें नहीं खाता, वो डेड और डिकम्पोज एनिमल को खाता है ना। तो वो एक नेचुरल, एक तरह से डिकम्पोजर माना जाता है कि नेचुरली वो सारी सफाई कर देता है, ठीक है, नेचुरली। अब उसकी पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है, तो क्यों, उसका रीजन क्या था कि ये इस ड्रग से उन जिन एनिमल को ट्रीट किया जाता है और फिर उस वल्चर ने वो एनिमल कंज्यूम किए, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। क्योंकि ये एनिमल जो कैटल है वो डिफरेंट है और वो क्या है, बर्ड्स है, तो बर्ड पे इसका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा था। तो अभी जो ड्रग एडवाइजरी बोर्ड है हमारा, उसने ये दोनों ड्रग बैन कर दिए गए, ठीक है। तो वल्चर पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों बैन कर दिए गए, तो क्योंकि वल्चर्स की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही थी, ठीक है। तो इसमें ये तुम लोग याद रखना कि कौन से, और इसे ना ड्रग, मैंने शायद एस नहीं लगाए, ड्रग्स होना चाहिए, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और इसके साथ साथ देखो और भी है, और ये कैसे ड्रग है? नॉन स्टेरॉइडल, मतलब ये स्टेरॉइड कंटेंट नहीं करते, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। और ये वेटरनिटी में, जैसे कि उसमें यूज होते हैं, वेटरनिटी में सभी आ जाते हैं, जितनी भी कैटल है वो सारे वेटरनिटी में आते हैं, ठीक है। तो वो इनको ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन हमारे ड्रग कंट्रोलर ने इसे बंद कर दिया। अब नेक्स्ट है जोहा, जोहा राइस। जो जोहा राइस है, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? असम में। ये एक काइंड ऑफ चावल की ही एक प्रजाति है, जोहा, ठीक है। और इसने जो है ना जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग। जो जीआई टैग के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पर्टिकुलर उस ज्योग्राफिकल एरिया में उगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको, जो हमारा WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, इसके तहत एक वो है ट्रिप्स, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ कुछ ऐसी था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जीआई टैग किस में आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, मतलब वो एक अलग मेथड से उगाए जाते हैं ये जोहा राइस। तो ये एक तरह से वो क्या करते हैं, अपने इंटेलेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, जो उनकी क्या कहते हैं कि विजडम है, वो यूज करके वो चीज करते हैं। तो इसलिए इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हो। इट मीन्स क्या है कि ये ज्योग्राफिकली असम में ही उगाया जा सकता है, और इसके उस सेम प्रोसेस को यूज करके कोई और कॉपी करके इसको नहीं उगा सकता कहीं और पे, ठीक है। तो ये है, तो जीआई टैग इसे मिला हुआ है जोहा राइस को। तो बस ऐसे याद रखना कि जोहा राइस, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। और इसमें ये क्या मतलब, बाकी जो राइस है उससे क्यों अलग है ये? क्योंकि बेटा इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 पाया जाता है। एक तरह का क्या होता है ओमेगा, कहते हैं ना कि ओमेगा रिच डाइट लो। क्या होता है ओमेगा? हाँ, एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है ओमेगा 6 और ओमेगा 3, इसमें इसका बैलेंस रेशियो पाया जाता है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ, हाँ, ओमेगा 6 और 3 पाया जाता है इसमें,
ठीक है। जो ओमेगा है ये ज्यादातर देखो अगर देखा जाए तो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है उसमें कम पाया जाता है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन में ज्यादा पाया जाता है ओमेगा, जैसे फिशेज हो गई, है ना, इसमें ओमेगा ज्यादा होता है, जैसे एग्स हो गए, या अदर जो वो है नॉन प्लांट बेस्ड चीजें हैं उनमें पाया जाता है। बट इसकी जो है राइस की जो स्पेशलिटी ये है कि ये इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। तो असम में ये उगाया जाता है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ के दौरे पर है, कहाँ विजिट पे गए हैं वो, अभी कहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया, अभी वो गए यूएस, ठीक है, यूएस के दौरे पर है वो। तो वहां उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को इसकी प्रतिलिपि दी है, 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद, इसकी प्रतिलिपि दी है। तो ये जो है 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद, ये ओरिजिनल नहीं है वो बुक, ठीक है, ये ट्रांसलेशन है किसका, जो हमारी उपनिषद हैं उसका ट्रांसलेशन है। तो ये ट्रांसलेट किया किसने है, ये पुरोहित है स्वामी, पुरोहित स्वामी और आयरिश कवि यीट्स, इनका नाम ऐसे ही है, इसकी मैं स्पेलिंग तो मैं दिखा दूंगी क्योंकि ये थोड़ा अलग सा नाम है, ये YEATS ईट, ठीक है। तो इन्होंने वो प्रतिलिपि इनको दी है। अब उपनिषद के अलावा उपनिषद को और क्या क्या कहते हैं, उपनिषद का दूसरा नाम पता है किसी को, नहीं पता? उपनिषद को वेदांता भी कहते हैं, ये याद रखना, अगर वेदांता भी पूछ ले तो ये भी पता होना चाहिए, वेदांत या वेदांता। उपनिषद को वेदांता क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जो वेद वेद थे हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद थे, ठीक है। अब उसके बाद उसके बीच में बहुत सारी बुक और श्रुतियां ये सब कंपाइल की गई, लेकिन उपनिषद के बाद और कोई वेदों से रिलेटेड कोई बुक कंपाइल नहीं हुई, तो एक तरह से ये वेदों का अंत माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वेदांत, ठीक है। मतलब वेद अब इसके बाद फिर वेदों का कंपाइलेशन नहीं हुआ, है ना, जो बन गए थे वो बन गए, उसके बाद कुछ नहीं बना, उसके बाद अलग अलग ग्रंथ बने लेकिन वेद से रिलेटेड नहीं बने थे, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है शिकोकू आइलैंड। शिकोकू आइलैंड कहाँ पर है, ये जापान में स्थित है। और शिकोकू क्यों प्रसिद्ध है, जो ये है ना शिकोकू आइलैंड, यहाँ पे 88 बुद्धिस्ट टेम्पल है, 88 बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक है। शिकोकू आइलैंड में 88 बुद्धिस्ट टेम्पल है, एक छोटा सा आइलैंड है जापान में, और ये जापान का सबसे छोटा आइलैंड है, ठीक है, सबसे छोटा है। वहां पर जो आइलैंड है उनके नाम है होकाइडो, एक तो मेन जो वहां का आइलैंड है, एक है होकाइडो, एक होकाइडो है, एक होन्शु है, ये आइलैंड के नाम है, उसमें फिर छोटी छोटी सिटीज है। क्या अच्छी बात है, तुम्हें बस ये याद रखना क्योंकि ये न्यूज में है कि शिकोकू आइलैंड कहाँ पर है, क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे 88 बुद्धिस्ट टेम्पल है, ठीक है। जो बौद्ध बौद्ध धर्म था उसका इंडिया में एट द एंड ऑफ 16 के बाद, 16 17 सेंचुरी के बाद यहाँ पे पतन होना, डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक तो फॉरेन इन्वेजन काफी हुए, ठीक है, उन्होंने फॉरेन जो इन्वेजन हुए तो उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो थी वो कर दी थी, है ना, डिस्ट्रॉय कर दी थी। जैसे कि अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें या तक्षशिला की बात करें तो वहाँ पे जितनी मोनेस्ट्रीज थी वो फॉरेनर्स जो इन्वेडर थे, जैसे कि ग्रीक्स आए या पर्शियन आए या बाद में फिर तुर्क आए या मंगोल आए, उन्होंने वो तोड़ दी थी। तो उसके बाद इंडिया से धीरे धीरे, और एक और फिर उस समय जो वर्ण सिस्टम था, कौन सा वर्ण सिस्टम,
कि शैव और वैष्णव इनका उद्गम ज्यादा होने लगा था। ठीक है, शैव और वैष्णव ये सब उभरने लगे थे और लोग ज्यादा उसमें क्या बोलते हैं कि संख्या में इन धर्मों को अपनाने लगे थे। उसके बाद बौद्ध धर्म सिर्फ कुछ मोनास्ट्री तक सीमित रहा और फिर इंडिया से पूरी तरह से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है बौद्ध धर्म के वो, चाइना। और तुम देखोगे कि वो जो साइड है चाइना के पास जितने हैं, ताइवान, हांगकांग, बैंकॉक, ताइवान, हांगकांग और ये एक और है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान, ये सब तुम देखोगे कि एक पूरी बेल्ट है जहां पर बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा वो है। और एक श्रीलंका में कुछ है, श्रीलंका में तो थोड़े बहुत है क्योंकि वहां तो सिंहाला कम्युनिटी है, इंडियन तमिल्स है और थोड़े बहुत बौद्ध है, बट ज्यादातर उस तरफ है। तो इसलिए यहाँ पे जापान में भी सबसे ज्यादा मोनेस्ट्रीज तुम्हें देखने को मिलेंगी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है, अब विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून। अभी ऑब्जर्व किया गया था ओलंपिक दिवस 23 जून को। देखो, अभी जो विश्व ओलंपिक दिवस का 2023 का जो वो है थीम, वो है लेट्स मूव। अब ओलंपिक के बारे में कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ओलंपिक में जो उसका लोगो है ओलंपिक का, उसमें कुछ वो है रिंग्स, तो वो क्या दर्शाता है? कॉन्टिनेंट। जो 5 रिंग्स हैं उसमें 5 रिंग्स कुछ ऐसे हैं। तो नीचे है, मतलब कुछ सम काइंड ऑफ दिस, और कुछ कलर्स का है। तो क्या दिखाता है वो? 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 महाद्वीप। ठीक है, सबसे पहले ये जो मनाया गया था वो मनाया गया था 23 जून 1948 को। और पहली बार ओलंपिक कब हुए थे? तो एथेंस में जो हुआ था, जो तुम बता रहे हो बिल्कुल सही है। एथेंस में जो हुआ था वो 18 में हुआ था, 1896 में। ठीक है, और एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। ठीक है, तो ये वहां पर हुआ था। क्या चीज? हाँ, जो टॉर्च बियरर वाला था ना, वो भी ग्रीक का ही था। कभी देखा है तुमने, मतलब लाइव टॉर्च बियरिंग वाला सीन जो जब हमारे यहाँ हुए थे? नहीं, हमारे यहाँ ओलंपिक अभी कहाँ हुए? कॉमनवेल्थ में हुआ था, सेम यही प्रोसीजर होता है ना कॉमनवेल्थ में। हाँ, 2010 में दिल्ली में जो हुआ था। ठीक है, जिसमें घोटाला भी हुआ था, सुरेश कलवाड़ी वाला, उसमें वो स्कैम हो गया था ना कुछ, तो वो था कॉमनवेल्थ में। और टोक्यो में अभी हुआ था रिसेंट, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक। अब की बार इंडिया में है 2020 कब, अब कितना देखो, टोक्यो ओलंपिक लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट से ले या 2021 में, 2022 में हुआ था ना। तो कितने साल बाद होता है कि 2028 में जो होंगे वो तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में होंगे, तो 2028 है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स ये क्या है? हाँ, मतलब उसी से रिलेटेड है कि किस तरह की उनकी परिस्थितियां, किस तरह की कंडीशंस हैं जिसमें वो रह रहे हैं। देखो, जो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स है वो ये देखता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या उसका हेल्थ केयर है, क्या उसकी स्टेबिलिटी है, ठीक है, और उसका कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, लाइवेबिलिटी किस किस मेजर में मापी जाएगी कि एक तो वो कंट्री कितनी स्टेबल है, मतलब वॉर वगैरह तो नहीं होते उस कंट्री में, तो रहने लायक जो कंडीशन है वो। दूसरा, हेल्थ केयर कितना अच्छा है, हेल्थ केयर प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तीसरा, कल्चर, उनका कल्चर कैसा है, ऐसा कल्चर तो नहीं है या फिर कल्चर को उनके सप्रेस तो नहीं किया जा रहा। फिर है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड तो नहीं है ना। तो इस तरह से, और एजुकेशन किस तरह की मिल रही है, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रहने लायक है या नहीं।
तो लाइवेबिलिटी इंडेक्स यही देखता है और इसके ये कुछ कुछ मेजर्स है। और ये कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब इसमें जो है कुछ जो बेस्ट पोजीशन पे आया है, वो बेस्ट पोजीशन पे कौन है? या नंबर 1 पे देख लो तुम, वियना। वियना, 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 ऑस्ट्रिया। यूरोप में जो कंट्री है वियना, ऑस्ट्रिया, उसमें जो सिटी है वियना। नहीं, हैप्पीएस्ट नहीं, लाइवेबल, मतलब जहां पे रहने लायक जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा अच्छी है, वो वियना में है ना, और ऑस्ट्रिया में। और हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स आया था तो फिनलैंड हमेशा टॉप ही करता है उसमें, तो उसकी तो मोनोपोली है, हमेशा से वही टॉप करता है। अब इंडिया में, इंडिया की पोजीशन कितनी है लाइवेबिलिटी इंडेक्स में? 141 पोजीशन पे है ये, ठीक है। तो अभी भी वी हैव टू इम्प्रूव, हमें अभी इम्प्रूव करने की जरूरत है।